नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के वीडियो लेक्चर्स में मैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंतर्गत मैं फ्लिप फ्लॉप्स बताने जा रहा हूं। तो इसके माध्यम से मैं सबसे पहले ये तो बताऊंगा कि सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में ले जाऊँगा कि फ्लिप फ्लॉप्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के साथ साथ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है, वो किसे कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहला तो होता है, डेफिनेशन दिया गया है, सीक्वेंशियल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ ए फीडबैक पाथ एंड एम्प्लॉयज सम मेमोरी एलिमेंट्स। इसका मतलब है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें जो आउटपुट होता है उसका हम फीडबैक लेके इनपुट में प्रोवाइड करते हैं। तो यानी एक फीडबैक लेते हैं, यानी जो भी सर्किट्स का आउटपुट आता है उसको हम एक एज ए फीडबैक में दे देते हैं और साथ में एक मेमोरी एलिमेंट अगर अटैच कर देते हैं तो वो सर्किट जो होता है सीक्वेंशियल सर्किट्स कहलाता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में या कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स में कुछ इनपुट्स होते हैं और उसके कुछ आउटपुट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इनपुट्स और आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशनल है। तो यानी इनपुट जो होता है हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं और आउटपुट्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स में अगर हम एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर देते हैं, साथ ही साथ उसको अगर हम फीडबैक, यानी अगर हम ये जो मेमोरी एलिमेंट ऐड किए हैं या ये जो आउटपुट आया कॉम्बिनेशनल लॉजिक में, आप देख सकते हैं, तो ये मेमोरी एलिमेंट के थ्रू जब इसका फीडबैक पाथ में वापस हम लगा देते हैं तो इस तरह से हमारा एक पाथ बन जाता है। तो ये जो पाथ बन रहा है, इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो कंप्लीट सर्किट बनता है, इसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स के डेफिनेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक प्लस मेमोरी एलिमेंट्स को मिलाने से एक सीक्वेंशियल सर्किट्स बनता है। इसमें बताया गया है, द अबव सीक्वेंशियल सर्किट्स इज ए डिजिटल सर्किट्स हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द करंट वैल्यू ऑफ द इनपुट एंड द प्रीवियस वैल्यू और स्टेट ऑफ द सर्किट्स, जो मैंने बताया फीडबैक पाथ। तो इसी से कॉम्बिनेशन से हमारा सीक्वेंशियल सर्किट्स। टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स होता है, वो क्या होता है देख लेते हैं। तो पहला जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होता है दैट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो कि टाइम पे चलता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे काम करता है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है जिसमें आउटपुट चेंजेस ओनली एट द स्पेसिफिक टाइम। तो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम में आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज उसके बीच में नहीं होगा। जैसे सपोज कर लो फर्स्ट सेकेंड में अगर आउटपुट चेंज होता रहता है तो फिर इसके नेक्स्ट सेकेंड यानी सेकेंड में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड जो आपके पास सेकेंड आएगा सेकेंड में, तो तब जाके आउटपुट चेंज होगा। फिर उसके बाद थर्ड में आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा सिंक्रोनस जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कभी भी इन बिटवीन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, जब मर्जी होगा चेंज नहीं हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि दिस सर्किट यूज्ड एज ए स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे अभी आपने देखा कि सिंक्रोनस जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसको हम लोग जो होता है फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं, यानी जो सिंक्रोनस वे में काम करता है, जो स्पेसिफिक टाइम पे काम करता है। तो ऐसे दिस सर्किट यूज एज स्टोरेज एलिमेंट। तो जब ऐसे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स को हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं ए सिंक्रोनस क्या होता है। ए सिंक्रोनस जो होता है आउटपुट चेंजेस एट एनी टाइम। जैसे मैंने बताया कि अगर एक सेकेंड में चेंज हुआ तो आप बोलोगे कि दूसरा जो होता है हो सकता है कि 1.3 सेकेंड में चेंज हो जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट जो होता है 1.8 सेकेंड में चेंज हो जाता है। यानी इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, वो कितने भी टाइम में किसी भी टाइम में वो चेंज कर सकता है। हो सकता है कि सीधा जाके वो 5 सेकेंड में चेंज हो। तो इस तरह से रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम में वो चेंज होता है। तो दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट जो होता है वो एसिंक्रोनस कहलाता है। और उसके बाद आता है कि दिस इज अ सर्किट्स हुज आउटपुट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर इन विच इट इनपुट्स वेरिएबल चेंज। तो इसका मतलब होता है कि ये सर्किट जो होता है टोटली डिपेंड होता है कि उसका इनपुट वेरिएबल किस पैटर्न में, किस ऑर्डर में चेंज होता है, उसके बेस पर ये डिफाइन होता है। तो ये हो गया हमारे पास दो टाइप के सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के दो टाइप्स होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सीक्वेंशियल सर्किट में, जिसमें एक एग्जांपल्स में आता है
मल्टी वाइब्रेटर इज ए क्लास ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, अब नाम याद रखो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, हमको सीधा फ्लिप फ्लॉप में ही आना है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली होता क्या है, तो उसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसको जानना जरूरी है। तो मल्टी वाइब्रेटर जो होता है एक एग्जांपल सिक्वेंशियल सर्किट्स का, तो दे कैन बी, यानी वो दो तरीके से हो सकता है। जैसे मल्टी वाइब्रेटर के एक सिक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग लेवल के वाइब्रेशन कैसे हो सकता है। तो जैसे कि टू स्टेबल वाइब्रेशन, यानी टू स्टेबल वाइब्रेशन का मतलब होता है या तो वाइब्रेट होगा या तो फिर साइलेंट होगा, तो ये हो गया टू स्टेबल। तो ये हो गया। सेकेंड वाला होता है मोनोस्टेबल वाइब्रेटर, वन शॉट, यानी वन स्टेबल स्टेट होगा, इसमें दो नहीं होगा, वन शॉट में चलता है। उसके बाद जो होता है ए स्टेबल, यानी नो स्टेबल स्टेट होगा, इसे यानी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगा, सारे अनस्टेबल होंगे, तो ये स्टेबल ये होगा। तो इसका मतलब होता है कि तीन आपके पास मल्टी वाइब्रेटर के एग्जांपल्स है। एक बाइस्टेबल यानी दो, आपके पास स्टेबल स्टेट हो गए यानी दो, या तो यस या नो ऐसे केस हो गए। मोनो मतलब एक होगा, ए स्टेबल मतलब कोई भी स्टेट नहीं होगा आपके पास। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर फर्स्ट वन को चूज करते हैं तो बाइस्टेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो अगर बाइस्टेबल मतलब टू स्टेबल स्टेट बेस्ड अगर मल्टी वाइब्रेटर यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास दो अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है लेकिन डिफाइन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आप जैसे बात कर सकते हो कि रुपीस में अगर कोई चीज़ खरीदते हो तो वो अमाउंट रुपीस में, और अगर डॉलर्स में कोई खरीदते हो तो वो डॉलर का प्रोडक्ट से आपको पता चल जाता है कि ये बाहर का प्रोडक्ट है। सेम प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं तो वही चीज़ होता है, अगर रुपीस में करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो उसी तरह से काम करने के तरीके पे उसको डिफाइन किया जाता है कि लैचेस क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। सो यहाँ लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप डिफर इन द मेथड यूज फॉर चेंजिंग देयर स्टेट, यानी अपने जो बाइस्टेबल स्टेट है, बाइस्टेबल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो स्टेट्स होते हैं 0 एंड 1, ये स्टेट, यानी ये कब 0 से 1 में होगा या कब 1 से 0 में होगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके, मतलब कौन से चीज़ पे वो 1 से 0 या 0 से। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे ही मैं काउंट करता हूँ 1 2 3, तो हमारा स्टेट जो होता है 0 से लेके 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा नहीं, मैं ऐसा काउंट करता हूँ 3 2 1, तो मेरा जो स्टेट है वो 0 से लेके 1, तो इसका मतलब होता है चीज़ें वही है लेकिन एक में काउंटिंग करने का तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक काउंटिंग करने का तरीका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस बेस पर हमारा जो स्टेट होता है, तो अगर मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये मेरा लैच है, तो ये हमारा काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। और ये अगर मैं मानता हूँ कि ये फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका मतलब इसके काम करने का तरीका इस तरह से चलता है। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप एक एग्जाम्पल से जो समझाया समझ में आया होगा, लैच कैसे काम करता है ना। अब देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। ए डिवाइस विच कैन रिमेंबर वैल्यू indefinitely और चेंज वैल्यू और कमांड फ्रॉम इट्स इनपुट। तो मेमोरी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होती है कि किसी भी वैल्यू को आप जब तक चेंज नहीं करते उसकी वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है। स्टेबल मतलब होता है कि उसकी वैल्यू इंडेफिनिट टाइम तक वही रहेगी। तो ऐसे डिवाइसेस को मेमोरी एलिमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि मेमोरी एलिमेंट इज अ डिवाइस विच कैन रिमेंबर वैल्यू इंडेफिनेटली, यानी इंडेफिनेटली का मतलब जब तक आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हो, कोई चेंजेस नहीं करते हो और चेंजेस वैल्यू और कमांड फ्रॉम इट्स इनपुट, तब तक वो इंडेफिनेट रहेगा। तो मेमोरी एलिमेंट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप कमांड इनपुट देते हो। अगर कमांड में बोलते हो कि आप चेंज कर दो यानी रीसेट करो, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं रीसेट कर दो, तो इसका मतलब है अगर इसमें कोई वैल्यू 0 है तो वो चेंज हो जाएगा 1 में, और अगर मान लो 1 है तो वो 0 में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो दो वैल्यू है चेंज होने के बाद तब तक रहेगी जब तक आप फिर से एक कमांड ना दे दो रीसेट। तो यानी ये रीसेट फिर से कमांड नहीं दोगे तो ये वैल्यू तब तक रहेगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू स्टोर होता है एज ए इनपुट आउटपुट फॉर्म में, वो क्यू के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने अभी बताया दो एग्जांपल, या तो 1 आउटपुट होगा या फिर 0, यानी जो भी हम बोलेंगे उस हिसाब से इसमें स्टोर्ड वैल्यू। तो ये जो स्टोर्ड वैल्यू है या तो 1 होगा या 0 होगा ऐसे, और फिर रीसेट करेंगे तो चेंजेस होगा।
तो मेमोरी एलिमेंट इसी तरह से काम करता है, कमांड जैसे देते हैं मेमोरी एलिमेंट में वैल्यू चेंज हो जाता है और उसका वैल्यू क्यू में स्टोर रहता है। क्यू इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमारा वैल्यू मिलता है। अब आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखते हैं जिसके बेस पर मेमोरी एलिमेंट वर्क करता है। तो कमांड हमारे पास कितने सारे होते हैं। पहला कमांड होता है सेट कमांड, ठीक है। सेट कमांड का मतलब होता है उसमें वैल्यू कुछ भी हो। ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताओगे, ध्यान दोगे। हमारे पास कोई भी वैल्यू है, अगर 0 है सेट कमांड चलाऊंगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो सेट कमांड चलाऊंगा तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब होता है सेट कमांड क्या काम करता है, कोई भी वैल्यू को 1 में सेट करने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा करंट स्टेट में कोई भी वैल्यू हो जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। x मतलब होता है एनी वैल्यू, ठीक है। x का मतलब होता है एनी वैल्यू, यानी एनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x। तो यानी अगर करंट स्टेट मेरा QT है तो t+1 सेकेंड में अगर मैं सेट कमांड चलाऊंगा तो x नेक्स्ट सेकेंड में जो हमारा वैल्यू है वो 1 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, कि मुझे कोई भी करंट सिनारियो में मेरा कोई भी वैल्यू हो तो नेक्स्ट वैल्यू हमेशा 1 में ही सेट होगा। सेट का मतलब समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को सेट कमांड का? सर जैसे अपनी वैल्यू अगर 1 है, हाँ, तो सेट में +1 होगा तो वो 2 नहीं होगा। नहीं प्लस नहीं होता, प्लस नहीं होता है। सेट मतलब या तो 0 में कन्वर्ट होगा, मतलब सॉरी 0 में नहीं, सेट का मतलब होता है 1 में सेट कर देना, 1 में सेट कर देना। समझ में आ रहा है? जैसे आप मोबाइल में क्या करते हो, फैक्ट्री सेटिंग करते हो। तो फैक्ट्री सेटिंग में क्या करता है, जितने बार गड़बड़ी करोगे फैक्ट्री सेटिंग में वो क्या कर देता है, उसी अपने डिफॉल्ट मोड में ला देता। तो आपको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो रहा है? मतलब मेरा वैल्यू प्लस नहीं होगा, मेरे दो ही वैल्यू होंगे, 0 होगा या फिर 1 होगा। तो सेट कमांड हमेशा क्या काम करता है, कोई भी वैल्यू रहे तो वो 1 में कन्वर्ट करता है। 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 है तो 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है 1 है तो कोई कन्वर्ट करने वाला सवाल ही नहीं है। लेकिन सेट कमांड ये दोनों को चला के किस में कन्वर्ट करता है, 1 में। क्लियर हुआ? और रीसेट क्या करता है, रीसेट जो भी वैल्यू हो, हमारा कुछ भी वैल्यू हो, उसको किस में सेट कर देता है, 0 में। तो इसका मतलब होता है 0 है तो 0 में ही सेट रखेगा और 1 है तो वो किस में सेट कर देगा, 0 में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यानी अगर QT का मतलब करंट स्टेट, QT+1 का मतलब होता है नेक्स्ट। तुम ये मत समझो कि T+1 का मतलब होता है कि एक ऐड हो रहा है। T+1 टाइम को बता रहा है, ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। क्लियर हुआ? T+1 मतलब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेकेंड। T मतलब करंट से, अगर 1 सेकेंड में हो तो T+1 मतलब सेकेंड में, यानी सेकेंड टाइम में, यानी जो सेकेंड वाला सेकेंड है उसमें हमारा वैल्यू क्या होगा। अगर मैं सेट करता हूं, जैसे मैं अगर सेट करता हूं तो अगर मेरा वैल्यू 0 है, अगर 1 सेकेंड में मेरा 0 है तो यानी सेकेंड, यानी नेक्स्ट सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सपोज कर लो 1 है तो नेक्स्ट सेकेंड में वो 1 ही हो रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है सेट कमांड क्या होता है, QT+1 क्या मतलब होता है। ठीक है। अब एक और हमारे पास चीज आता है कि अगर सपोज कर लो मेमोराइज या नो चेंज। मेमोराइज या नो चेंज का मतलब होता है अगर मान लो Q टाइम में, यानी QT टाइम में 0 है और QT+1 में 0 है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही स्टेट में, यानी अब जो हमारा करंट समय टाइम है और जो नेक्स्ट टाइम है, दोनों ही टाइम में अगर सेम वैल्यू होता है, जैसे अगर 1 है तो 1 ही रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज, यानी मेमोरी में कोई चेंजेस नहीं आया। तो सेट कमांड में हमेशा वैल्यू 1 में सेट हो जाता है, रीसेट में हमेशा वैल्यू 0 में सेट हो जाता है। और मान लो जो वैल्यू था उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं नो चेंजेस। तो ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो यूज होता है। तो QT जो होता है करंट स्टेट कहलाता है, QT+1 को हम नेक्स्ट स्टेट बोलते हैं, और X को जो होता है डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर कंडीशन आप लोग पढ़े हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट डोंट केयर कंडीशन का मतलब होता है कि एनी वैल्यू 0 या 1 दोनों में से किसी भी वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो जब दोनों के लिए एक साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो X से रिप्रेजेंट होता है। अब आते हैं मेमोरी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, जैसे मैंने आपको बताया लैच कब कहलाता है और फ्लिप फ्लॉप कब कहलाता है, तो यहाँ से आपको क्लियरली और समझ में आएगा।
सो मेमोरी एलिमेंट्स विथ क्लॉक, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स आर द मेमोरी एलिमेंट दैट चेंज स्टेट ऑन क्लॉक सिग्नल्स। तो जो भी हमारा क्लॉक सिग्नल्स होते हैं उसमें चेंज होता है। तो मैंने ये समझाया था, कमांड आता है, मेमोरी एलिमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होता है वो क्यू में स्टोर रहता है, क्यू से रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब तक ये क्लॉक सिग्नल्स एक्टिवेट होगा तो काम करते रहेगा, जैसे ही डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये मेमोरी एलिमेंट डिसेबल्ड हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे ये सब चीज़ें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यही होता है कि अगर हम किसी चीज़ को एक्टिवेट करते हैं तो वो काम करने लगता है, जब उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं तो कितना भी कोशिश करो वो काम नहीं करता है। तो ये जो क्लॉक टाइम है, यानी ये क्लॉक हमने एडिशनल इसमें जोड़ दिया ताकि मेमोरी एलिमेंट को कभी भी एक्टिवेट कर सके और कभी भी डीएक्टिवेट कर सके। तो इसके लिए हमारे पास है, तो क्लॉक इज़ यूजुअली ए स्क्वायर वेव। तो हमारा जो क्लॉक्स होता है एक स्क्वायर ब्रेक की तरह होता है। तो देखो इसमें हम दो तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पल्सेस होते हैं, पल्सेस मतलब ये जो ऊपर वाला भाग होता है और ये जो नीचे वाला जो लाइन होते हैं इसको हम लोग पल्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो होता है पॉजिटिव वैल्यू काम करता है और ये जो भाग होता है ये नेगेटिव वैल्यू। ये अगर हम बात करते हैं ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब होता है अगर 5 वोल्ट में है तो वो जो हमारे पास पॉजिटिव पल्स जो जिसको बोलते हैं तो पॉजिटिव पल्स कहलाता है। और सपोज कर लो ये जो आपके पास नीचे वाला भाग है ये 0 पल्स, यानी ये अब नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, 0 पल्स। तो 0 पल्स यानी लो पल्स एंड हाई पल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव पल्स या लेवल। तो ये पल्स के बेस पे, तो अगर हम बात करते हैं कि ये वाले जो एजेस है, जो हॉरिजेंटल एजेस है, आप ध्यान देना यहाँ पे जो हॉरिजेंटल एजेस है इसको बेस करके अगर हम बनाते हैं तो एक अलग तरीके का बाइस्टेबल आपके डिवाइसेस बनते हैं। और सपोज कर लो ये जो वर्टिकल एजेस है आप देख सकते हो, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। तो जब उठते हुए एज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज और नीचे गिरते हुए एज को, तो उठते हुए एज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये उठता हुआ एज है और ये गिरता हुआ, यानी डाउनफॉल एज एंड अपवर्ड एज। तो अपवर्ड एज को हम लोग हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव एज और डाउनवर्ड एज को हम हमेशा बोलते हैं नेगेटिव एज। तो यानी जो रेड कलर से आप लोग दिख रहा है वो पॉजिटिव एज है और जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो नेगेटिव एज है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, हॉरिजेंटल लाइन के बेस पर अगर हम करते हैं तो ये एक अलग कंसेप्ट होता है, और हम एजेस के बेस पर यानी वर्टिकल लाइन के बेस पर करते हैं तो ये एक अलग कंसेप्ट में चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्ड एक्टिवेशंस होते हैं। एक पल्स बेस जो मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, एच लाइन के बेस पर जो होता है वो, और एज बेस मतलब वर्टिकल लाइन, आप चाहे तो लिख लो, नोट कर लो, ये वर्टिकल लाइन के बेस पर जो हमारे पास होता है। तो यानी 2 तरीके का एक्टिवेशन पॉसिबल है। अब अगर हम पल्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या, हॉरिजेंटल एज। अगर हम हॉरिजेंटल एज को बेस करके बनाते हैं, यानी ये जो एजेस है इनको बेस करके बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैचेस। लैचेस का मतलब जैसे ऊपर वाले एज में जब तक हमारा पल्स चलते रहेगा तो हमारा वैल्यू ऑन होगा, जैसे नीचे पे आएगा तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लैचेस है, लैचेस किस पे काम करता है, यानी हॉरिजेंटल लाइन यानी पल्स पे काम करता है, यानी हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू पे काम करता है। और एज ट्रिगर्ड वाला जो होता है उसमें हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो किस पे काम करता है, किस टाइप के इसमें काम करता है, एजेस पे काम करता है। एजेस यानी जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं उसमें, यानी वर्टिकल लाइंस जो होते हैं उसमें, यानी जब अपर लेवल पे चले जाता है तो 0 से वैल्यू 1 हो जाता है, और बाकी समय वो जैसे डाउनवर्ड्स में आता है तो वो आपका क्या हो जाता है ये। तो इसका मतलब होता है, साफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा ये पल्स ऐसे चल रहा है, जैसे ही मैं ट्रिगर्ड वाला केस करता हूँ तो ये अपर में जा रहा है। तो जैसे ही अपर में जाता है तो इसका मतलब है अगर मेरा वैल्यू 0 था तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और 1 में कब तक रहता है, जब तक ये इस लेवल पे से जैसे ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो वैल्यू जो होता है 1 से 0 हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस जगह पे जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो 1 से 0 पे कन्वर्ट हो जाता है। और कब तक 0 रहता है, जब तक ये नीचे से ऊपर नहीं जाता है। समझ में आया आप लोगों को कैसे होता है, ये काम करता है। यस सर। ओके,
यस सर। हाँ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हो, नोट करके रखो ये चीज़। मैं ऐसे में भी स्क्रॉल करूँगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक तो होता है पॉजिटिव एज और एक होता है नेगेटिव एज। तो पॉजिटिव एज का मतलब मैंने अभी दिखाया था। पॉजिटिव एज मतलब ये जो आपके पास होता है, इस पे अगर आप काम करते हो तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड में आप काम कर रहे हो तो यानी 0 से 1 पे जा रहा है और 1 से ऐसे चले जा रहा है, और जैसे ही वो नीचे डाउन हो रहा है तो यानी वो क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। और उसी तरह से अगर नेगेटिव एज की बात करते हो तो आप बात कर सकते हो कि ऊपर से नीचे आते हो तो वो 0 से 1 पे हो जा रहा है। इस तरह से आप दो अलग अलग तरीके से पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है। तो ये दो अलग अलग तरीके से आप फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। ये पॉजिटिव एज को बेस करके बनाओ या फिर नेगेटिव एज को बेस करके बनाओ, तो आपका काम हो जाएगा। सो आ जाते हैं, सबसे पहला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको समझने में और इजी हो जाएगा क्योंकि हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हमने पढ़ लिया है, तो इसलिए और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। स्लाइड नंबर 7 आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप नोट कर सकते हो कि इससे कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट हम क्या मानते हैं कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है इसके दो आउटपुट्स हैं, एक क्यू आउटपुट है और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ है। अगर सपोज कर लो क्यू में 0 है तो डेफिनेटली क्यू डैश में 1 कहलाएगा। तो ये होता है हमारे पास एसआर, दो इनपुट है। तो इसको हम लोग किस तरह से होता है, तो यहाँ पे बता गया है कि व्हेन क्यू इज हाई देन लैच इज सेट। तो यानी क्यू इज हाई का मतलब होता है, सेट का मतलब तो मैंने अभी समझाया था आपको कि किस तरह से सेट करना है और रिसेट। तो इसका मतलब है क्यू की वैल्यू अगर 1 हो क्यू की वैल्यू अगर 1 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेट स्टेट। और अगर सपोज कर लो क्यू की वैल्यू लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रीसेट स्टेट। ये दोनों स्टेट आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसी को बेस करके हमारे पास टेबल बनाया गया है। तो देखो एस और आर चार आपके पास पॉइंट हो सकते हैं, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, ये हो गया। अब इनमें से ये बोला है कि अगर 0 0 कंडीशंस पे रहता है तो नो चेंजेस। नो चेंजेस मतलब एनसी का मतलब होता है नो चेंजेस, यानी क्यू की जो पहले वैल्यू थी वो नेक्स्ट टाइम पे उतना ही रहेगी, यानी क्यू t+1 में भी उतना ही रहेगी, और क्यू डैश की जो वैल्यू है पहले जो थी वो चीज़। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज। लैच रिमाइंड इट्स प्रेजेंट स्टेट, तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेट में भी करंट स्टेट की ही वैल्यू रहेगी। तो आपको समझ में आ गया कि पहला वाला जो रो है उसका मतलब क्या है। दूसरा रो में चलते हैं। एस का मतलब होता है, जैसे एस और आर का रीजन ही होता है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ एस और आर कुछ नहीं है, एस का मतलब होता है सेट। सिंपल सी बात, ये समझ लो, एस मतलब सेट और आर को इससे रिप्रेजेंट किया है रीसेट से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीसेट कब होता है। यहाँ लिखा गया है आपका कि क्यू की वैल्यू रीसेट में क्या होगा, किस तरह से होगा। अब देखो मैं यहाँ पे सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ। सेकेंड लाइन में हमारा एस की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं। आर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है रीसेट तो नहीं कर रहे, हम सेट कर रहे हैं। तो सेट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेट में मैंने क्या समझाया था, जो भी वैल्यू रहेगा वो 1 में सेट हो जाएगा। यस या नो, है ना। तो देखो हमारा s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। और q डैश डेफिनेटली q का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं लैचिस सेट। और रीसेट मतलब है कि s की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू देखो हमने रीसेट वैल्यू डाल दिया तो रीसेट 1 हो गया। तो रीसेट 1 हो गया तो इसका मतलब है q की वैल्यू कुछ भी रहे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप जो होता है रीसेट हो गया, यानी वो 0 पे ला दिया उसको, वो हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट जो ये है प्रॉब्लम है वो देख लो यहाँ पे, जब दोनों वैल्यू अगर 1 हो जाता है यानी सेट भी होता है रीसेट भी होता है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि एक मशीन को आप सेट भी कर दो रीसेट भी कर दो, दो चीज़ों को लेके चल नहीं सकता वो। तो इसीलिए ऐसे केसेस में हम जब आउटपुट देखते हैं तो ये आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप 1 1 इनपुट करते हो तो हमारे पास Q भी 0 हो जाता है और Q डैश भी 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सेट भी कर रहे हैं रीसेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस को हम अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर इनवैलिड कंडीशंस ऑफ SR लैचेस,
तो आप बोलोगे 1-1। तो 1-1 में हमेशा इनवैलिड कंडीशन आता है, बाकी सब के लिए ये काम करता है। 0-0 के लिए नो चेंजेस है, बट 1-1 के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक है, जो कि आपको याद रखना है। ये एक इनवैलिड कंडीशन है, बट इसको आप रोक नहीं सकते। इसको इसलिए आप नहीं रोक सकते क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आएगा ही, कभी ना कभी तो जनरेट होगा ही। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने टेबल को समझाया। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्टिव हाई। एक्टिव हाई का मतलब होता है हाई वैल्यू पे काम करना, लो वैल्यू पे नहीं, यानी 1 पे काम करना है। जैसे मैंने अभी सबको समझाया, एस की वैल्यू 1 होता है तो कैसे काम करता है, ये टेबल उसी को बेस करके है। तो इसमें हम जो फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे उसके लिए जो हमारे पास गेट्स लगेंगे वो नॉर गेट का यूज़ करके बनाना है। तो अभी मैंने समझाया एस की वैल्यू 1 होता है तो आर जो होता है लो होगा तो सेट स्टेट कहलाएगा। आर की वैल्यू हाई होती है, एस की वैल्यू लो होती है तो रीसेट स्टेट। और नेक्स्ट वन, बोथ इनपुट्स अगर लो होता है तो नो चेंजेस, और बोथ इनपुट्स अगर हाई होता है तो बोथ लो हो जाता है, जो कि इनवैलिड कंडीशन है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जाम में आएगा तो इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि याद करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था ये एग्जाम में लिखने के लिए, अभी जो मैंने थोड़ा सा पिछले वाले में बताया था, इसको जो मैंने आपको बताया था ये एग्जाम के लिए काफ़ी है। ये जो दूसरा है ये ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में करने का, लेकिन एक दूसरा पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये बोल रहा है कि सपोज कर लो मैंने जो बताया ये 1-1 पे काम कर रहा है, यानी 1 हाई पे काम कर रहा है। अगर मैंने लो पे काम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी 0-0 मतलब 0 को हम मान के चलेंगे हाई, यानी पहले जैसे 1 को मैं ट्रू मान रहा था, अब मैं 0 को ट्रू मारूंगा। तो 0 को अगर ट्रू मानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा कि नहीं, यस या नो? है ना, 0 को अगर ट्रू मानना है तो मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट यूज करूंगा, तो ये 1 होगा। होता ही है, आप लोग पढ़े हो ये। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के वैल्यू को काम करता, जैसे कि मैं पहले 1 को ट्रू मान के चल रहा था तो वो काम कर रहे नहीं, मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा वैल्यू 0 हो तो वो ट्रू माने और 1 हो तो वो फॉल्स माने। तो आप सर्किट को कैसे डिजाइन करोगे, कॉम्प्लीमेंट बना दोगे। क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए, नॉट गेट, यस या नो? है ना, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे नॉट गेट लगाया, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे नॉट लगाया, यस नॉट लगाया। तो ये चीजें वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीज यहां समझाया गया है। 1-1 जो इसने यूज किया नो चेंज के लिए यूज किया, जहां मैं 0-0 यूज कर रहा था एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए, एस डैश एंड आर डैश लैच के लिए जो होता है ये 1-1 पे नो चेंज कर रहा है, 0 पे सेट कर रहा है, यहाँ पे 0 पे रीसेट कर रहा है, और 0-0 पे नो चेंज कर रहा है, यानी सॉरी इनवैलिड कंडीशंस कहला रहा है। तो इसका मतलब होता है दोनों सेम है, कोई भी आपको ये दूसरे वाले एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है। पहला वाला जो मैंने आपको बताया था इसको याद रखो, इसी को एग्जाम में लिखना, दूसरे को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिमाग में बैठा दो, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे यही बताया है कि ड्रॉबैक्स ऑफ एसआर लैच, यानी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है वो होता है इनवैलिड कंडीशन एग्जिस्ट एंड मस्ट बी अवॉइडेड, यानी जो हमारा इनवैलिड कंडीशन होता है वो एग्जिस्ट करता है, इसको हमको अवॉइड करना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, अब देखते हैं। एसआर लैच का 2 हमारे पास था, मैंने आपको बताया था ये वाला पढ़ना है, मैंने आपको बताया ये वाला आप मत पढ़ो, भले ही देख के रखो बट मत पढ़ो, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इसलिए अभी आपके समझने के लिए ये काफ़ी है कि कैसे काम करता है। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग से आपको समझाया है कि सेट और रीसेट कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पास इनिशियल स्टेट, यहाँ पे हमने क्या किया, r इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1। तो हम देखते हैं सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हो, ध्यान दोगे यहाँ पे मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला है वो यहाँ से ब्लू कलर का 0 एंड 1, हमने क्या किया है, s की वैल्यू को 1 और r की वैल्यू को 0। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट है, और मेरे पास यहाँ जो वैल्यू है वो q इज इक्वल टू 1 है। आप देख सकते हो ये q इज इक्वल टू 1 है और q डैश इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब होता है कि जब मैं इससे अगर मैं पूरा सर्किट्स को ध्यान से देखना शुरू करूंगा
तो अगर मैं सेट कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से ये और के यानी ये क्या होता है, हमारे पास और गेट है। तो और गेट में यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी। यस या नो? यस सर। तो ये 1 होने के बाद आउटपुट में नॉट के साथ क्या आ जाएगा, 0 यस सर। आ गया। अब ये 0 कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। ये यहाँ जा रहा है और यहाँ पे क्या है, 0 है 0। आर की वैल्यू क्या है, 0 है ना? तो दोनों 0 होके यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। नॉट के बाद क्या आ रहा है, 1। तो देखो ये 1 है। आपको सर्किट समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? हमने सेट वैल्यू से स्टार्ट किया और 1 बाई 1 इसको फीडबैक, इसमें क्योंकि फीडबैक यूज हो रहा है तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट में चले गया, फीडबैक यूज हुआ, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये सिक्वेंशियल सर्किट में आ गया क्योंकि फीडबैक भी यूज हो रहा है पूरे सर्किट्स में। यानी इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तो है, साथ ही साथ फीडबैक पाथ भी आ जा रहा है, तो जिसके कारण से ये वर्क कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल ध्यान दो। सेकेंड वाला एग्जाम्पल 0 0 है। आप देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये 0 0 है। आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, जैसे अगर मैं R से शुरू करता हूँ तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और R से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपका क्या वैल्यू है, अब यहाँ पे दोनों 0 0 कंडीशंस है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि आपके पास Q की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे ओके फाइन, तो यहाँ पे मैं R की वैल्यू से शुरू करूँ, ये 0 है, तो यहाँ पे देखो सॉरी देखो यहाँ देखने का तरीका होता है, क्योंकि Q आपको पता होता है, Q डैश उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यानी Q की वैल्यू पता है तो आप R से शुरू ना करके S से शुरू करो। तो S की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ध्यान देना, और यहाँ Q की वैल्यू हमने 1 करके रखा था, ये सॉरी ये रेड कलर की जो हमारा वैल्यू है वो 1 है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, 0 एंड 1, तो 0 1 और के साथ क्या होता है, 1 हो गया, उसके साथ हो गया ये नॉट 0 हो गया, ये 0 यहाँ आया, ये ऑलरेडी 0 है, 0 0 0, और उसका जो होता है उल्टा हमारे पास नॉट होने के बाद ये 1 हो गया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये 1 हो रहा है और यहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जब मैं 0 0 इनपुट कर रहा हूँ तो पहले भी वो 0 जो Q की वैल्यू 1 था और Q डैश की वैल्यू 0 था, बाद में भी होने के बाद उसकी वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू 0 है। तो कोई चेंजेस दिख रहा है आपको? नो चेंज। सर वो Q की वैल्यू 1 यहाँ पे क्यों लिया अपन S में? देखो मैं एक बार इसको दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान देना, इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं सेकेंड वाला समझा रहा हूँ, यानी 0 0 कंडीशंस को समझा रहा हूँ। 0 0 कंडीशन में नो चेंजेस कैसे पता चलेगा? पहला वाला कंडीशन समझ में आ गया, सेट हो रहा है कि नहीं? यस सर। है ना, पहले वाला कंडीशन सेट। अब दूसरे वाले कंडीशन में चलते हैं, 0 0 के लिए क्या होता है। अब जैसे 0 के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास ये ध्यान रखना पड़ेगा कि Q की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो Q की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि हमारे पास Q की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है Q डैश की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? यस सर। हम ये मान के चल रहे हैं कि Q में हमारा जो वैल्यू है, यानी फ्लिप फ्लॉप में जो वैल्यू है 1 है और Q डैश जो होता है उसकी वैल्यू 0 है, ये है। हम देखेंगे कि 0 0 इनपुट करने से इन दोनों वैल्यू में चेंजेस होता है कि नहीं, ये देख करना है। तो इसका मतलब है, तो शुरुआत कहाँ से करना है? आप बताओ शुरुआत कहाँ से करें? किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, S से करना है कि R से करना है, बताओ। सर S से करते हैं। तो अगर मैं S से करता हूँ तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0, और Q का वैल्यू क्या है बताओ, 1 है। कैसे पता चल रहा है? Q फीडबैक में आ रहा ना, यस या नो? Q की जो पहली वैल्यू है वो इसमें आएगी। हाँ, ये जो मैं मान रहा हूं अभी, वो रेड कलर में जो दिख रहा है ये Q की वैल्यू है। तो अभी अपन निकाल रहे हैं तो उसमें निकाल नहीं रहे, ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू है। हम इनपुट में जो देंगे उससे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू नेक्स्ट में चेंज होती है कि नहीं, वो चेक करना है। आया समझ में? यस सर। अभी हम लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारे पास नोन वैल्यू है,
ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हमने अभी इनपुट नहीं दिया है, हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है क्यू में और क्यू डैश में क्या है 0 है। ठीक है, अब हमने इनपुट दिया 0 और 0, क्लियर है, हमने इनपुट क्या दिया 0 एंड 0। आप बोल रहे हो कि एस से देखते हैं कि होता है कि नहीं, तो मैं एस से जब शुरू कर रहा हूं तो मेरा इनपुट क्या दिया हमने 0 और क्यू में क्या था 1, तो 0 एंड 1 की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी नॉट वैल्यू 0। अब ये 0 वैल्यू कहाँ जाएगा फीडबैक में, और R की वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी और नॉट की वैल्यू। 1। तो देखो हमने शुरुआत जो किया था वही वैल्यू वापस मिल रहा है आपको क्यू में और क्यू डैश में। तो बताओ कोई चेंजेस आया, ये दो वैल्यू अगर इनपुट करते हैं 0 0 में, तो बताइए सब लोग बताओ, कोई चेंजेस दिख रहा है। तो 0 0 दे रहे तो 1 आ रहा है ऐसा। 0 0 दे रहे तो पहले जो स्टेट था क्यू की जो वैल्यू थी वो तो 0 0 देने के बाद भी वैल्यू वही रह रही ना। हाँ, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आया 1 ही आया और 0 आया ना, आया समझ में। अब नेक्स्ट को समझो और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। हम यहाँ पे रीसेट वाला कंडीशन दे रहे हैं। अब आप मान के चलो कि कोई भी चीज़ आप दो यहाँ पे, आप वो ध्यान मत दो कि क्या, आप ये मान के चलो कि मैं यहाँ क्यू की वैल्यू ये वाला छोड़ दो, यहाँ क्या वैल्यू है आप बाद में और अच्छे से समझ जाओगे क्या वैल्यू है। अब जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ पे रीसेट कर रहा हूँ रीसेट का मतलब क्या होता है 0 करना, रीसेट का मतलब क्या होता है 0। अब मैं अगर मैं इसको मान के चलता हूँ ये 1 है मेरा वैल्यू और ये है मेरा वैल्यू 0, अगर क्यू 1 होगा तो क्यू डैश क्या होगा 0 होगा। ये मेरा करंट वैल्यू है, यानी फ्लिप फ्लॉप में ये आउटपुट है अभी। अब मैं यहाँ पे ये इनपुट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ 1 और 0 इनपुट दे रहा हूँ, क्लियर है। तो इसका मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे 0 इनपुट दिया और मैंने यहाँ पे 1 इनपुट दिया, क्लियर है, यस या नो। यस सर। तो अब आ जाओ किससे शुरुआत करनी है, आर से शुरू करें कि एस से, जो भी बोलो। आर से शुरू करोगे तो ये इनपुट हो गया, तो दूसरा इनपुट कहां से आ रहा है 0 आ रहा है, यहां 0 है ना, तो ये 0 यहां पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, हाँ या नहीं। यस सर। तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी 1, लेकिन यहां पे हमने जैसे ही यूज किया तो क्या वैल्यू हो गया 0। अब ये 0 वैल्यू फीडबैक में आएगा, यहां पे आया फीडबैक में, क्योंकि आपने खुद बोला आर से शुरुआत करते हैं सर, तो आर से मैंने शुरुआत किया, तो जब आर से शुरुआत करेंगे तो आना किस में है, फिर फीडबैक होते हुए एस में आएंगे कि नहीं। यस सर। तो एस में जब आया तो हमारे पास वैल्यू 0 आ गया, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए पहले हमारे पास वैल्यू 0 था, अब 1 हो गया, पहले 1 था अब 0 हो गया। तो ये क्या दर्शाता है कि क्यू की वैल्यू 0 होना क्या कहलाता है, रीसेट कहलाता है। यस सर। रीसेट का मतलब क्या होता है 1 है तो 0 में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है, रीसेट कहलाता है कि नहीं। यस सर। अब अगर आप बोलोगे सर चलो एस से चालू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस से चालू करो। अगर मैं एस में यहाँ पे 0 से चालू करता हूँ तो इसको हटा देता हूँ, तो एस में अगर हम यहाँ पे देना चाहेंगे तो क्या देंगे, एस से अगर शुरू करेंगे तो 1 आएगा, क्यू की वैल्यू क्या लिया था हमने 1 लिया था, तो 1 और 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। आ रहा है सर। ठीक, तो ये है हमारा तरीका
कि हम लोग जैसे चाहे उसको ले सकते हैं। अगर हम लोग लेना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू थे वो, अगर हम जैसे मैंने आपको बताया, ये 1 1 का केस आप सॉल्व करके चेक करना। हमारा वैल्यू 1 0 रहेगा इनिशियल वैल्यू। मैं इरेज कर देता हूँ और आपको मैं एक टास्क देता हूँ, उसको आप लोग ट्राई करना कि मैंने जो अभी समझाया था वो कैसे होता है। हमारा जो करंट वैल्यू है इसमें ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब अगर हम इसमें इनपुट 1 देते हैं और इधर इनपुट 1 देते हैं तो हमारा कंडीशन यानी इनिशियल लेवल पे है। चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को क्या होता है। तो हम अगर एस से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू यहाँ पे 1 आया। एस से शुरुआत किए तो 1 आया। हाँ देखो, एस से जब हमने शुरुआत की है तो यहाँ 1 आया, इसकी वैल्यू 1 और 1 के बाद इसकी वैल्यू हो गया 0। अब ये 0 फीडबैक यहाँ पे गया और यहाँ 1 और 0 का 1 आया, 1 का उल्टा जो होता है यहाँ पे 0 आया। आया कि नहीं 0? मैं जो इतनी जल्दी समझाया आपको समझ में आ गया? आप आई थिंक सो, ठीक है। तो देखो दोनों 0 हो गए क्या? नहीं हुआ, दोनों 0। Q भी 0, Q डैश भी 0, जबकि क्या होना चाहिए था? Q अगर 0 है तो Q डैश क्या होना था? 1 होना था। तो ये गड़बड़ हुआ। चलो मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे समझाता हूँ एक और तरीके से। मैंने अभी Q मतलब S से शुरुआत किया था। आप बोलोगे सर S से शुरुआत ना करके आप जो होता है दूसरे से शुरुआत करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं इसको 1 मान के चलता हूँ, ये 1 है और ये 0 है, और मैं यहाँ पे 1 और ये 1 सेट कर देता हूँ। रीसेट से चालू करना है, तो जब रीसेट से चालू करूँगा तो दिस इज़ योर 0, 1 एंड 0। 1 एंड 0 का आपके पास आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका नॉट आएगा 0। तो देखिए पहले 1 था, 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में पूरा देखते हैं। यहाँ से ये जो 0 है, ये 0 यहाँ पे आउटपुट इनपुट में आएगा, तो यहाँ 0 हो गया। तो 1 एंड 0 का अगेन 1 आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 0 और यहाँ पे भी 0, तो दोनों सेम वैल्यू आ गया अगेन। तो ये अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन है, यानी इनवैलिड कंडीशन है। सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो टेबल है, जो टेबल आपको बताया था, वो टेबल समझाने के लिए था कि कैसे काम करता है। तो ये हो गया SR लैच, SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप के वैरायटीज़, बहुत सारे वैरायटीज़ है। आप अगर चलोगे, अगर मैं इसमें कुछ एडिशनल जोड़ देता हूँ, एक क्लॉक को जोड़ देता हूँ, तो ये क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। यानी अगर क्लॉक हटा देता हूँ को तो सिंपल SR फ्लिप फ्लॉप करेगा। क्लॉक का मतलब होता है कि जब मैं इसमें इनपुट दूंगा तो ही वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होगा।